हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल एग्जाम्स क्रैकर्स में। फ्रेंड, हम लोग ईयरली करंट अफेयर के सीरीज़ में आज जो हमारा राष्ट्रीय घटनाक्रम का पार्ट चल रहा है उसमें आज हम लोग सेकेंड पार्ट डिस्कस करेंगे। और इसके बाद हम लोग अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, उसके बाद आर्थिक घटनाक्रम, उसके बाद हम लोग साइंस टेक और उसके बाद हम लोग खेलकूद की घटनाओं पे भी डिस्कस करेंगे और वन लाइनर के फॉर्म में उसको याद भी करने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और उससे पहले फ्रेंड, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबा लीजिए ताकि ऐसे ही बेहतर अपडेट आपको मिलती रहे और आप अपनी तैयारियों को बेहतर कर सकें और हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का पहला पॉइंट क्या है। फ्रेंड, आज का पहला पॉइंट है 182 रुपये से बढ़ाकर 202 रुपये मनरेगा की मजदूरी कर दी गई है। ठीक है, और यह की गई है PMGKY के अंतर्गत, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत मनरेगा का ये बढ़ोतरी की गई है और इससे लगभग 13.62 करोड़ जो परिवार हैं उनको लाभ मिलने वाला है इस बढ़ोतरी से। अगला है जुलाई नवंबर 2020 तक 5 महीने की अवधि के दौरान उपलब्ध कराए गए खाद्यान्नों की मात्रा है 5 किग्रा गेहूँ, ठीक है, और या फिर चावल, दोनों में से कोई एक ऑप्शन है, और साथ में 1 किग्रा चना मुफ्त में। ठीक है, जुलाई से नवंबर जो फ्री में राशन दिया जा रहा है इसमें 5 किलो आप गेहूँ ले सकते हैं, यहाँ 5 किलो चावल, दोनों में से एक, और साथ में 1 किग्रा चना आपको मुफ्त में मिलेगा। कोविड-19 के दौरान सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में कार्यरत 22 लाख स्वास्थ्य कर्मियों के लिए शुरू की गई है 50 लाख रुपया प्रति स्वास्थ्य कर्मी बीमा योजना। ठीक है, तो बीमा योजना स्टार्ट की गई है सरकार के द्वारा। जो भी कर्मचारी हैं, स्वास्थ्य कर्मचारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में, उनके लिए, जिसकी कीमत होगी 50 लाख। वर्तमान में देश के प्रमुख बंदरगाह हो गए हैं 12। ठीक है, वर्तमान में देश के प्रमुख बंदरगाहों की संख्या 12 है और देश के 13वें बंदरगाह के रूप में 5 फरवरी 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है वधावन। वधावन, इसका नाम आप लोग याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है फ्रेंड। वधावन कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में है और ये नया बंदरगाह बनने वाला है, तो हो जाएंगे कुल टोटल 13, लेकिन अभी कितने हैं? 12। तो इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला है, वधावन में स्थापित किए जाने वाले बंदरगाह के मॉडल का आधार होगा लैंड लॉर्ड मॉडल। वधावन में स्थापित किए जाने वाले बंदरगाह की अनुमानित लागत होगी तो 65,544.54 करोड़ रुपए। वह बंदरगाह जिससे वधावन में स्थापित किए जाने वाले बंदरगाह के लिए साझेदार बनाया गया है तो जवाहरलाल नेहरू पत्तन को इसका पार्टनर बनाया गया है। ठीक है, इसके तत्वाधान में वधावन की अभी फिलहाल में देख रेख होगी और जो भी उसका कार्य योजना होगा उसमें ये पार्टनर रहेगा। जवाहरलाल नेहरू पत्तन, दोनों को याद रखिएगा, वधावन और जवाहरलाल नेहरू को। JNPT की वधावन में स्थापित किए जाने वाले बंदरगाह में भागीदारी होगी 50%। ठीक है, तो जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है उसका 50% की हिस्सेदारी होगी वधावन पोर्ट के स्थापन में। इस पॉइंट को भी आप लोग याद रख सकते हैं। अगला देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह कौन सा है? तो ये है JNPT, जवाहरलाल नेहरू पत्तन। विश्व में 28वें नंबर का ये सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है और भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह महाराष्ट्र का जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है। वधावन बंदरगाह की कंटेनर सराहने की क्षमता होगी 16,000 से लेके 25,000 TEU तक। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का संचालन इस मंत्रालय के अंतर्गत किया जाता है तो केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, कभी कभी इस तरह से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि यह योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत चल रही है, तो हमको कृषि में और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है, तो इस पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे। अगला है, वह योजना जिसके अंतर्गत कोल्ड चेन, मेगा फूड पार्क, कृषि प्रसंस्करण संकुल, खाद्य प्रसंस्करण एवं परिरक्षण क्षमताओं आदि का सृजन किया जाएगा। ये है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, जो खाद्य और प्रसंस्करण मंत्रालय के अंतर्गत स्टार्ट हो रही थी। इसका पूरा नाम क्या है? तो संपदा PMKSY का पूर्व नाम क्या था? पुराना नाम पूछ रहा है तो केवल संपदा था, स्कीम फॉर एग्रो मरीन प्रोसेसिंग
एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स। ठीक है, पुराना नाम है, नया नाम हो गया प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। PMKSY के कार्यान्वयन की अवधि कितनी की गई है, तो 16 से 20, और इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। PMKSY के योजना के अंतर्गत 2020 के अंत तक खाद्य प्रसंस्करण बाजार की वृद्धि लक्षित की जाएगी 543 बिलियन। तो एक तो फ्रेंड इसका प्रधानमंत्री संपदा योजना का आप लोग ड्यूरेशन याद रखेंगे, अवधि, और कितना इसको बढ़ाया जाना है, खाद्य प्रसंस्करण फूड प्रोसेसिंग जो सेक्टर है उसको कितना बढ़ाया जाएगा, तो 543 बिलियन। अगला है खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में स्वचालित मार्ग के तहत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी गई है। तो इस पॉइंट को भी याद रखेंगे फ्रेंड आप लोग। FDI इसमें दिया गया है, फूड प्रोसेसिंग एरिया में 100% की FDI दी गई है। ठीक है, तो 100% विदेशी कंपनी भी इसमें मतलब शामिल हो सकती है, सरकार का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होने वाला है। अगला पॉइंट है 11 नवंबर 2020 को 11वीं वार्षिक निमोनिया और डायरिया प्रगति रिपोर्ट जारी की गई है। किसके द्वारा, तो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिरक्षण पहुंच केंद्र द्वारा। रिपोर्ट के अनुसार भारत में 5 वैश्विक टीके में से कितने टीकों के 90% से अधिक के वैश्विक लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया है। तो 5 में से जो 3 टीके हैं वो 90% अपना लक्ष्य पूरा कर चुके हैं, कुछ ही परसेंट उनका रह गया है, जिसमें नाम है DPT3, MCV1, HIV3। ठीक है, HIV3, MCV, DPT के संबंध में ये 3 टीके हैं इस तरह से। और विश्व निमोनिया कब मनाया जाता है, तो 12 नवंबर को। इसी में अगला पॉइंट देखते हैं। रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 100 दिवसीय अभूतपूर्व राष्ट्रीय पैमाने पर टीकाकरण का एजेंडा पूरा किया है। तो रोटा वायरस वैक्सीन के टीकाकरण में 100 दिन का जो कोटा था उसको भारत ने पूरा कर लिया है। किस मामले में, तो रोटा वायरस वैक्सीन को देने के मामले में। रिपोर्ट के अनुसार भारत सरकार ने बच्चों की डायरिया से होने वाली मौतों की समाप्ति का लक्ष्य कब रखा है, तो 2022। इस पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डायरिया को खत्म करने का लक्ष्य भारत सरकार 2022 निर्धारित किया गया है। 28 अक्टूबर 2020 को प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन द्वारा जारी शैक्षिक रिपोर्ट है 15वीं असर रिपोर्ट प्रथम चक्र। असर रिपोर्ट के अंतर्गत वे फर्स्ट नाम से एजुकेशन फाउंडेशन द्वारा जारी गई ये पहली रिपोर्ट है। इसके अनुसार क्या है, 15वीं असर रिपोर्ट वेब 1 के लिए आंकड़ों का संकलन पहली बार किया गया है फ़ोन आधारित सर्वेक्षण द्वारा। ठीक है, क्योंकि कोविड-19 महामारी थी इसलिए ये फ़ोन से ही सर्वेक्षण किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार शिक्षकों से ऑनलाइन शिक्षण सामग्री एवं गतिविधि प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या महज 1/3 है। इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। असर की रिपोर्ट के अनुसार जो शिक्षक अपना शिक्षण प्रोवाइड करा रहे हैं ऑनलाइन गतिविधियों से, तो उसमें बच्चा केवल 3 बच्चे में से 1 बच्चे को ही लाभ मिल रहा है या फिर वो लाभ उठा पा रहा है। तो इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। हाल ही में पब्लिक अफेयर सेंटर, जो कि एक गैर लाभकारी संगठन है, द्वारा जारी पब्लिक अफेयर इंडेक्स में सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य है तो केरल है। ठीक है, तो पब्लिक अफेयर्स के बीच में मतलब पब्लिक के साथ संवाद बनाने में, पब्लिक के साथ बेहतर संबंध रखने में किस राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया है, तो ये केरल है। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। क्योंकि एक अनऑफिशियली पत्रिका है, गैर लाभकारी संगठन है पब्लिक अफेयर्स, उसके द्वारा जारी गई रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये है। अगला पॉइंट है 28 अक्टूबर 2020 को नीति आयोग, विद्युत मंत्रालय, रॉकफेलर फाउंडेशन और स्मार्ट पावर इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से बिजली मांग एवं आपूर्ति की अंतर्दृष्टि हासिल करने के उद्देश्य से जारी की गई है। तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस इन इंडिया एंड बेंचमार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज़ EAIBDU को आप पूछा जा सकता है इसको देके, या तो फुल फॉर्म या फिर ये किस फील्ड से संबंध रखता है। तो इसका फुल फॉर्म आप लोग याद रख सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस इन इंडिया एंड बेंचमार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज़। और इसमें नीति आयोग शामिल है, विद्युत मंत्रालय शामिल है, और एक रॉकफेलर फाउंडेशन के साथ साथ स्मार्ट पावर इंडिया, इसमें 4 नहीं बल्कि 5 एंटिटीज़ जो है किसमें शामिल हैं। तो इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं।
और इसमें बिजली मांग और पूर्ति के संबंध में जो भी व्यवस्थाएं हैं उसको ये आपस में मिल के कंप्लीट करेंगे। और उसके नाम भी इन्होंने दिया है, तो ये बायडू इसका नाम याद रखिएगा। 2 अक्टूबर 2020 को नीति आयोग द्वारा जारी हुआ सूचकांक, जिसके द्वारा केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं और केंद्र प्रायोजित योजनाओं को लागू करने के मामले में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए सर्वेक्षण किया जाता है। तो उसका नाम है डेटा सुशासन गुणवत्ता सूचकांक। ये 2 अक्टूबर 2020 को, मतलब 2 अक्टूबर को हमेशा जारी किया जाता है और नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। इस पॉइंट को याद रखेंगे। इसका नाम है डाटा सुशासन या शासन गुणवत्ता सूचकांक। इसको अकॉर्डिंग 16 आर्थिक मंत्रालय विभागों में द्वितीय, 65 मंत्रालय विभागों में तीसरा स्थान प्राप्त किया। तो उर्वरक विभाग ने, उर्वरक विभाग को दूसरा स्थान मिला है सभी मंत्रालय और विभागों को, जिसमें शामिल है केंद्रीय रसायन और उद्योग मंत्रालय भी शामिल है। और DGQI के अंतर्गत निर्धारित मुख्य विषय कौन कौन है? तो 6 विषय हैं। प्रशासनिक व्यवस्था सही होना चाहिए, सामरिक व्यवस्था, अवसंरचना बढ़िया होना चाहिए, सामाजिक, आर्थिक और वैज्ञानिक पहलू भी उनके अच्छे होने चाहिए मंत्रालयों के। तो उर्वरक विभाग को आप लोग याद रखेंगे। DGQI के अंतर्गत वो दूसरे नंबर का सबसे बेहतर मंत्रालय बना है। स्वच्छता के मुद्दे पर देश के सभी नगर निगमों, शहरी स्थानीय निकायों के मध्य स्वच्छ प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए वर्ष 2016 में स्वच्छ सर्वेक्षण की शुरुआत की गई थी। स्वच्छ सर्वेक्षण की शुरुआत 2016 में की गई थी। अगला है 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आरंभ किए गए स्वच्छ भारत मिशन का उद्देश्य था महात्मा गांधी की 150वीं जयंती, मतलब 2 अक्टूबर 2019 तक देश को खुले में शौच से मुक्त करना। ठीक है, स्वच्छ भारत का मिशन का उद्देश्य यही था कि महात्मा गांधी की जब 150वीं जयंती हम लोग मनाएं तो भारत को खुले में शौच से मुक्त कर दिया जाए। इसको पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। और वो था डेट 2019, 2 अक्टूबर 2019। 20 अगस्त 2020 को जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में स्वच्छ सर्वेक्षण के अंतर्गत शामिल शहरी निकायों की संख्या कितनी है? तो 4242 शहर और 62 कैंटोनमेंट बोर्ड। देश में अपनी तरह का पहला डिजिटल सर्वे है जो कि 28 दिनों तक संचालित किया गया। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालयों के मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत 3 जुलाई 2020 को स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के लिए पुरस्कारों की जिस नई श्रेणी की घोषणा की उसका नाम है प्रेरक दौर। तो फ्रेंड, स्वच्छ सर्वेक्षण में अब एक नया पुरस्कार दिया जाएगा जिसका नाम है प्रेरक दौर। तो इसको ध्यान में रखिएगा, प्रेरक दौर का नाम आप लोग याद रखेंगे। नया पुरस्कार इसमें ऐड हुआ है सर्वेक्षण में। अगला पॉइंट है स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में प्रदान किए जाने वाले प्रेरक दौर सम्मान के अंतर्गत पुरस्कारों की 5 अतिरिक्त उप श्रेणियाँ भी हैं। ठीक है, प्रेरक के अंतर्गत 5 श्रेणियाँ हैं। तो क्रमशः दिव्य, प्लेटिनम, अनुपम, गोल्ड, उज्ज्वल, सिल्वर, उदित, ब्रांच, आरोही, एस्पायरिंग। तो ये 5 जो है कि उप श्रेणियाँ हैं दौर के पुरस्कार के अंतर्गत। अपशिष्ट जल उपचार तथा मल कीचड़ के पुनरुपयोग से संबंधित मानकों में व्यवहारगत सुधार से संबंधित केंद्रीय संकेतक होंगे स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के अंतर्गत। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 की रैंकिंग में शीर्ष 10 शहरों में, ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा, आप लोग याद रखिएगा। शीर्ष 10 शहरों में 10 लाख से जो अधिक हैं, पहले 3 स्थान पे कौन है? तो इंदौर है, कई सालों से नंबर 1 पे। उसके बाद सूरत है दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे नवी मुंबई है। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो 10 लाख से अधिक की जनसंख्या वाले शहरों में इंदौर नंबर 1 पे है, सूरत दूसरे नंबर पे और नवी मुंबई तीसरे नंबर पे है स्वच्छ भारत सर्वेक्षण रिपोर्ट में। और स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अंतर्गत 5 स्टार का प्रमाणन दिया गया है। 6 शहरी स्थानीय निकायों को 5 स्टार का सर्टिफिकेट दिया गया है। इस सर्वेक्षण के अंतर्गत ODF प्लस तथा ODF डबल प्लस के रूप में प्रमाणित शहरों की संख्या कितनी है? 1093 और 493 शहरी निकायों को इस तरह के प्लस और डबल प्लस का दर्जा दिया गया है। सर्वेक्षण के तहत 3 स्टार तथा 1 स्टार प्रमाण दिया गया है क्रमशः 65 शहरी स्थानीय निकायों को और 70 को।
स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में शीर्ष 4 शहर हैं। तो लखनऊ है, फिर उसके बाद आगरा है, फिर गाजियाबाद, उसके बाद प्रयागराज। तो ये यूपी स्पेशल के कैंडिडेट्स ध्यान रखेंगे। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अंतर्गत सबसे स्वच्छ शहर है उत्तर प्रदेश का लखनऊ, उसके बाद आगरा, उसके बाद गाजियाबाद, तीसरे नंबर पे प्रयागराज। अगला पॉइंट है स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में उत्तर प्रदेश का वाराणसी शहर आज 27वें नंबर पे। ठीक है, इसमें कानपुर शहर को मिला है 25वां स्थान। और अब इसमें फ्रेंड 1 से 10 लाख की जनसंख्या वाले शहरों की श्रेणी में पहला, दूसरा और तीसरा देख लेते हैं। तो 1 से 10 लाख के बीच, हम लोग 10 लाख से ऊपर देखे हैं, अब 1 से 10 लाख के बीच तो अंबिकापुर जो छत्तीसगढ़ में है नंबर 1 पे है। उसके बाद दूसरे नंबर पे मैसूर है जो कर्नाटक में है, और तीसरे नंबर पे दिल्ली है। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा, 1 से 10 लाख के बीच अंबिकापुर है, 10 लाख से अधिक इंदौर है। इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा दोनों को। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में 100 शहरी स्थानीय निकायों में से अधिक वाले राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त किया गया है? तो छत्तीसगढ़ राज्य को सबसे ज़्यादा स्थानीय निकाय हैं इसके। ठीक है, इस पॉइंट को भी याद रखिए। अगला पॉइंट देखते हैं, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में 100 शहरी स्थानीय निकायों से कम की श्रेणी वाले राज्यों में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, तो झारखंड राज्य ने। ठीक है, तो इसमें 100 शहरी स्थानीय निकायों से कम की श्रेणी वाले। ठीक है, अगर इसमें 100 से कम शहरी निकाय शामिल किए गए तो उसमें झारखंड है, और 100 से अधिक छत्तीसगढ़। ठीक है, दोनों पॉइंट याद रखेंगे आप लोग। और इसमें 100 शहरी स्थानीय निकायों से अधिक वाले राज्यों की श्रेणी में 7वां स्थान उत्तर प्रदेश को मिला है। ठीक है, 7वां स्थान उत्तर प्रदेश को मिला है। सर्वेक्षण 2020 में गंगानगर वो भी जो 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले हैं, पहला स्थान वाराणसी को और दूसरा स्थान कानपुर नगर को मिला है। अगला सर्वेक्षण रिपोर्ट में पॉइंट है 2020 में गंगानगर 50,000 से 1 लाख के बीच में पहला और दूसरा स्थान पर कौन है? तो उत्तर प्रदेश से कन्नौज और बिजनौर का जिला दूसरे नंबर पे है। और तीसरा पॉइंट है गंगानगरों में 50,000 से कम जनसंख्या में प्रथम व द्वितीय स्थान पर क्रमशः उत्तर प्रदेश का चुनार है और बिठूर कस्बा है। ठीक है, इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा, गंगा के पॉइंट भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं, सितंबर 2020 में जारी इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में शीर्ष 3 स्थान प्राप्तकर्ता राज्य केंद्र शासित प्रदेश रहे हैं। तो इसमें मिजोरम, उसके बाद पंजाब, तीसरा अंडमान और निकोबार। तो सितंबर 2020 में जारी इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में शीर्ष 3 राज्य रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो हैप्पी राज्य हैं, वहाँ के लोग हैप्पी हैं, उसमें सबसे नंबर पे मिजोरम रहा है, दूसरे नंबर पे पंजाब है, तीसरे नंबर पे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इस हैप्पीनेस रिपोर्ट में, इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश का 10वां स्थान रहा है। ठीक है, और सबसे कम जो प्रसन्न राज्य है वो है छत्तीसगढ़। ठीक है, सबसे दुखी राज्य आप कह सकते हैं, या फिर सबसे कम खुश राज्य कौन सा है? तो छत्तीसगढ़। ठीक है, सबसे अधिक मिजोरम, सबसे कम छत्तीसगढ़ हैप्पी राज्यों में से है। 29 सितंबर 2020 को कोविड-19 पर दूसरी सीरो रिपोर्ट जारी की गई। किसके द्वारा? ICMR के द्वारा, भारतीय अनुसंधान एवं चिकित्सा परिषद के द्वारा सीरो रिपोर्ट जारी की गई। सीरो रिपोर्ट को ध्यान में रखिएगा, पूछ सकता है कि किस संबंध में जारी की जाती है और किसके द्वारा जारी की जाती है। तो इन दोनों पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट देखते हैं, सीरो सर्वे होता है, व्यक्तियों के एक समूह के रक्त सीरम का इसमें परीक्षण किया जाता है। ठीक है, कुछ व्यक्तियों को चुन लिया जाएगा, उनका एक ग्रुप समुच्चय बना लिया जाएगा और उनके सीरम का, ब्लड सीरम का जांच की जाएगी। अगला पॉइंट है, 1 फरवरी 2020 को अपने बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री द्वारा केंद्र सरकार की नौकरियों में ग्रुप बी, ग्रुप सी की भर्ती के लिए स्थापित करने की घोषणा की है। तो केंद्रीय भर्ती एजेंसी NRA की, आप लोगों को पता है NRA की घोषणा की गई है वित्त मंत्री की, तो इसका नाम आप लोग याद रखेगा। अब इसको केंद्रीय भर्ती एजेंसी को दूसरे नामों से भी आप दे सकता है कि भारतीय केंद्रीय भर्ती एजेंसी, ऑल इंडिया भर्ती एजेंसी, तो आप लोग केंद्रीय भर्ती एजेंसी याद रखिएगा इसका नाम। अगला पॉइंट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है, तो इसी को NRA को। ठीक है, मंत्रिमंडल ने मंजूरी भी दे दी है।
केंद्रीय भर्ती एनआरए के अंतर्गत उम्मीदवारों की भर्ती के लिए वर्ष में 2 बार परीक्षा आयोजित की जाएगी, ठीक है। और इसका नाम होगा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, सामान्य योग्यता परीक्षण, CET सेट, ठीक है। सेट आयोजित की जाएगी, वो भी साल भर में 2 बार। एनआरए के अंतर्गत भर्ती के लिए एजेंसियां होंगी SSC, RRB रेलवे जिसे कह सकते हैं, और IBPS, ठीक है। 3 एजेंसियां होंगी इसके अंतर्गत एनआरए के, ठीक है। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के अंतर्गत, केंद्रीय भर्ती के अंतर्गत। एनआरए के अंतर्गत आयोजित परीक्षाओं के संचालन में प्रयुक्त भारतीय भाषाओं की संख्या होगी 12, ठीक है। तो 22 भारतीय भाषाएं सम्मिलित हैं संविधान में, जिसमें से 22 भाषाओं का प्रयोग करके ही ये परीक्षा ली जाएगी। इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, बिल्कुल अलग पॉइंट है। एनआरए के अंतर्गत प्रस्तावित त्रिस्तरीय सामान्य योग्यता परीक्षण, ठीक है, सेट आयोजित की जाएगी क्रमशः स्नातक, उच्च माध्यमिक, इंटर लेवल पे और मैट्रिक लेवल पे, ठीक है। 3 लेवल पे आयोजित की जाएगी, स्नातक पे, इंटर स्तर पे और मैट्रिक स्तर पे। एनआरए के अंतर्गत उम्मीदवारों द्वारा सामान्य योग्यता परीक्षण में प्राप्त स्कोर की वैधता होगी 3 सालों तक। अगर जो भी स्कोर प्राप्त करेंगे 3 सालों तक वो वैलिड रहेगा। अगला है एनआरए के अंतर्गत परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे देश के प्रत्येक जिले में, ठीक है। सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत सोसाइटी में स्थापित की जाएगी एनआरए। अगला पॉइंट देखते हैं, एनआरए की अध्यक्षता की जाएगी भारत सरकार के सचिव स्तरों के अधिकारी द्वारा। तो भारत का जो सचिव होगा, सबसे बड़ा जो अधिकारी होता है, उसके उसी स्तर का एक अधिकारी नियुक्त किया जाएगा इसकी अध्यक्षता के लिए। भारत सरकार द्वारा दशक 2010-20 को घोषित किया गया है, तो नवाचार दशक, इस पॉइंट को याद रखिएगा। भारत सरकार द्वारा 2010 से 2020 के दशक को इनोवेशन दशक, ठीक है, डिकेड घोषित किया गया है, नवाचार दशक। 2 सितंबर 2020 को जिनेवा स्विट्जरलैंड में वैश्विक नवाचार उपलब्धियों पर प्रकाशित सूचकांक रिपोर्ट है, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020। अगला है GII द्वारा जारी की गई विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी इन सीट तथा नॉलेज पार्टनर ग्रुप में CII भारत, द साल्ट सिस्टम, CNI ब्राज़ील, ये सब मिलके जारी किए हैं। GII की मुख्य थीम क्या था? तो नवाचार को कौन वित्त प्रदान करेगा, हु विल फाइनेंस इनोवेशन। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। वैश्विक नवाचार सूचकांक का मुख्य थीम था नवाचार को कौन वित्त प्रदान करेगा, ठीक है। इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा, थीम आप लोगों को याद रखना है। इसमें भारत ने 48वां स्थान किया गया है, ये तो और इम्पोर्टेंट है। तो वैश्विक नवाचार सूचकांक में 48वां स्थान भारत को मिला है और इसका थीम था नवाचार को कौन वित्त प्रदान करेगा। अगला पॉइंट है ARIIA 2020 रैंकिंग, जो भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है, जारी की गई 18 अगस्त को। नवाचार उपलब्धियों पर संस्थानों की अटल रैंकिंग, ठीक है। अटल रैंकिंग किस लिए की जाती है? तो जो भी संस्थान हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, उनका जो इनोवेशन क्या है, उसमें इनोवेशन का लेवल क्या है, इसको जानने के लिए की जाती है और एक रैंक प्रदान की जाती है। तो ये शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की जाती है, ठीक है। अभी फ़िलहाल में उपराष्ट्रपति ने इसको जारी किया है। ARIIA 2020 के अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों, केंद्रीय विश्वविद्यालय एवं वित्त पोषित केंद्रीय तकनीकी संस्थानों की सूची में प्रथम 3 स्थान किसको प्राप्त हुए हैं? तो आप देख सकते हैं IIT मद्रास नंबर 1 पे रहा है अटल सर्वे में, IIT मद्रास, फिर IIT बॉम्बे, फिर IIT दिल्ली, ठीक है। तो अटल इनोवेशन मिशन में सर्वे में सबसे नंबर 1 पे मद्रास, दूसरे नंबर पे IIT बॉम्बे, तीसरे नंबर पे IIT दिल्ली और उसके बाद IIT बॉम्बे। अगले पॉइंट देखते हैं, दिल्ली ने IIT बॉम्बे था, सेम एक्चुअली टाइप हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इस पॉइंट में देख लेते हैं, इसमें ARIIA में 5 उपश्रेणियों में इसको बांटा गया है। इस बार की रैंकिंग में शामिल होगी 6ठी उपश्रेणी, ठीक है। पहले 5 श्रेणियाँ थी, अब 6 उपश्रेणी हो गई हैं। और 6ठी जो है उपश्रेणी क्या है, महिलाओं से जुड़े जो उच्च संस्थान हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया है। और ARIIA 2020 की रैंकिंग में IIT कानपुर को 6ठा स्थान प्राप्त हुआ है। अगला पॉइंट देखते हैं,
ARII 2020 की रैंकिंग में उत्तर प्रदेश के दो केंद्रीय विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है। तो 11वां स्थान क्रमशः अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय तथा दूसरा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को 13वां स्थान मिला है। इस पॉइंट को भी यूपी स्पेशल वाले कैंडिडेट्स याद रख सकते हैं। कलिंगा औद्योगिक प्रौद्योगिकी संस्थान KIT उड़ीसा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। निजी या स्वामित्व वित्त पोषित विश्वविद्यालयों की सूची में कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने पहला स्थान प्राप्त किया है। 30 पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखिएगा। KIIT काइट ने नंबर 1 स्थान किया गया है जितने भी निजी विश्वविद्यालय हैं उनके अंतर्गत। अगला है ARII 2020 के अंतर्गत निजी व या स्ववित्त पोषित विश्वविद्यालय की सूची में दूसरा और तीसरा स्थान क्रम SRL विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान बेल्लोर टेक्नोलॉजी को तीसरा स्थान मिला है। दोनों तमिलनाडु से हैं। अविनाश श्रीलिंगम इंस्टीट्यूट फॉर होम साइंस एंड हायर एजुकेशन फॉर वीमेन तमिलनाडु ने सूची में प्रथम स्थान हासिल किया है। जो महिलाओं के लिए संबंधित उच्च संस्थानों का रखा गया है उप श्रेणी के 6ठे नंबर पे, उसमें आप अविनाश श्रीलिंगम इंस्टीट्यूट फॉर होम साइंस को नंबर 1 स्थान पे प्राप्त हुआ है। तो हो सकता है कि नया ऐड हुआ है श्रेणी तो इसको पूछ सकता है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। 7 से 14 अगस्त 2020 के अंतर्गत आत्मनिर्भर भारत सप्ताह मनाया गया है। किसके द्वारा? तो रक्षा मंत्रालय के द्वारा आत्मनिर्भर भारत सप्ताह मनाया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग इसको याद रखिएगा। आत्मनिर्भर भारत सप्ताह रक्षा मंत्रालय के द्वारा मनाया गया है। आत्मनिर्भर भारत सप्ताह का आयोजन इस वर्ष के एक भाग के रूप में किया गया है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के एक भाग के रूप में, ठीक है। देश में आत्मनिर्भर भारत सप्ताह के अंतर्गत सैन्य हथियारों एवं उपकरणों की नकारात्मक सूची जारी की गई है। तो 101 हथियारों और सैन्य उपकरणों की जो कि नकारात्मक सूची जारी की गई है। सैन्य हथियारों एवं उपकरणों की नकारात्मक सूची से आशय क्या है? इस सूची में शामिल हथियारों का आयात बंद करना तथा देश में ही उनका उत्पादन करना। तो ऐसे 101 हथियार को जारी किया गया है और उसको उम्मीद है कि उसका जो आयात है उसको बंद करना और उसके निर्यात और उत्पादन को बढ़ावा देने का कार्य किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय द्वारा वैश्विक रक्षा तथा एयरोस्पेस क्षेत्र में भारत को अग्रणी देशों में शामिल करने के लिए तैयार किया गया। तो रक्षा उत्पादन एवं निर्यात प्रोत्साहन नीति 2020। 6 अगस्त 2020 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा सार्वजनिक रूप से पानी की जानकारी के लिए जिस पोर्टल को जारी किया गया है तो भारत जल संसाधन सूचना प्रणाली इंडिया वरीस सेकेंड, याद रखिएगा इंडिया WRIS सेकेंड किससे संबंधित है? तो वाटर की जानकारी से, पानी की जानकारी से संबंधित है और इसको केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला पॉइंट है केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा इंडिया WRIS रिपोर्ट को पहली बार लॉन्च किया गया है जुलाई 2019 में राष्ट्रीय जल विज्ञान महत्व के परियोजना के तहत। तो फ्रेंड, वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइए और साथ ही अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए ताकि हम लोग की मेहनत पे थोड़ा सा 4 चांद लग जाए और आप लोग इसको याद करके मेहनत करिए। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। इंडिया WRIS को अद्यतन बनाए रखने हेतु स्थापना की गई है राष्ट्रीय जल सूचना विज्ञान केंद्र की। अगला पॉइंट है 1 से 3 अगस्त 2020 के मध्य देश में छात्रों को दैनिक जीवन में अपने आने वाले दबाव जनित समस्याओं को हल करने के लिए विश्व के सबसे बड़े मंच के रूप में एक साथ देश के 40 वर्चुअल नोडल केंद्रों पर आयोजित पहल है स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020। ठीक है, ये एक छात्रों को जीवन में आगे बढ़ने से और साथ ही उनके जो मानसिक समस्याएं हैं या फिर जो भी समस्याएं हैं उससे निवारण के लिए दुनिया का विश्व का सबसे बड़ा मंच जो है कि बना है स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020। इसका चौथा संस्करण था ये सॉफ्टवेयर संस्करण था। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा, सॉफ्टवेयर संस्करण। कोई भी समस्या बड़ी नहीं है, कोई विचार बहुत छोटा नहीं है, इसका मुख्य थीम था स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020 का। कोई समस्या बहुत बड़ी नहीं है, कोई विचार बहुत छोटा नहीं है। देश की प्रथम शिक्षा नीति जारी की गई थी तो 1968 में। इस पॉइंट को याद रखिएगा क्योंकि शिक्षा नीति चर्चा में है। केंद्र सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को मंजूरी प्रदान की गई थी तो नई शिक्षा नीति को
29 जुलाई 2020 को मंजूरी प्रदान की गई थी। तो इस तिथि को आप लोग याद रखने का, इस तिथि को आप लोग याद रखिएगा, 29 जुलाई 2020। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इस आयु के वर्ग के सभी बच्चों को शामिल किया जाएगा। तो 3 से 18 वर्ष तक के सभी बच्चे इसमें शामिल रहेंगे। और क्या क्या है इसमें, तो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति बच्चों में पाठ्यक्रम एवं शिक्षण शास्त्रीय आधार व्यवस्था है 5-3-3-4। इसको ध्यान में रखिएगा, 5+3+3+4। पहले 10+2 था, आप लोग को पता है, फिर +3 था, 10+2+3 था, लेकिन अब हो गया 5+3+3+4। तो इसमें क्या है, 5 का मतलब आधारभूत 5 वर्ष, प्रारंभिक 3 वर्ष, मध्य 3 वर्ष और 4 वर्ष द्वितीयक 4 वर्ष। ठीक है, तो 5 3 8 3 11 4 15 वर्ष। अगला है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा कार्यक्रम में शामिल किए जाने वाले बच्चों की आयु होगी 3 साल। ठीक है, 3 साल में आप एंटर कर जाएंगे शिक्षा नीति के अंतर्गत और 18 साल में आप इससे बाहर निकल आएंगे। ठीक है, और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत वर्ष 2030 तक इस स्तर तक 100% सकल नामांकन अनुपात प्राप्त करना है। तो प्री स्कूल से लेके माध्यमिक स्तर तक 100% जो है कि एडमिशन कराना है सभी लोग बच्चों का। ठीक है, अगला है त्रिभाषा फार्मूला निजी एवं सरकारी दोनों तरह के शिक्षण संस्थानों पर लागू होगा इसी नीति में। ठीक है, तो ये पहली बार हो रहा है कि त्रिभाषा की नीति दोनों तरह के विद्यालयों पे, निजी और सरकारी पे लागू की जा रही है। अगला है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत स्थापित किया जाने वाला परख पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। परख को परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज ऑफ होलिस्टिक डेवलपमेंट एक प्रस्ताव है राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र का। ठीक है, परख एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र होगा, इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसका फुल फॉर्म भी में भी पूछा जा सकता है, तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। नई शिक्षा नीति 2020 में सभी लड़कियों एवं ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए गठित किया जाएगा जेंडर समावेशी निधि। ठीक है, जेंडर समावेशी निधि भी एक गठित की जाएगी महिलाओं एवं लड़कियों एवं ट्रांसजेंडरों के लिए। राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन जिसकी स्थापना नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत की जाएगी, उच्चतर शिक्षा व्यवस्था में शोध को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना नई शिक्षा नीति के तहत की गई है, जिसमें शोध संस्थानों को बढ़ावा दिया जाएगा। नई शिक्षा नीति में उच्चतर शिक्षा जिसमें व्यावसायिक शिक्षा सहित सकल नामांकन अनुपात को बढ़ाकर 50% करने का लक्ष्य 2035 तक रखा गया है कि 50% तक नामांकन जो है कि व्यावसायिक शिक्षा में लोग करें। ठीक है, बच्चे करें, तो इसका लक्ष्य 2035 तक रखा गया है। 3 या 4 वर्ष की अवधि नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत इस उपाधि के लिए निर्धारित की गई है। तो स्नातक उपाधि के लिए 3 या 4 साल की अवधि जो है कि स्थापित की गई है, निर्धारित की गई है। नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम अपनाने का उद्देश्य है बहुविषयक शिक्षा को बढ़ावा देना। ठीक है, कई सब्जेक्ट इसमें शामिल होंगे, जिसके तहत 4 वर्ष का स्नातक कार्यक्रम होगा। और नई शिक्षा नीति के अनुसार वर्तमान में अनुसंधान एवं नवाचार पर भारत का निवेश जीडीपी का प्रतिशत 0.69% है। ठीक है, तो बहुत ही कम है, 0.69% कह सकते हैं कि अनुसंधान और तो रिसर्च एंड इनोवेशन पे भारत केवल 0.69% अपने जीडीपी का खर्चा करता है, जबकि यूएसए 2.8%, इजराइल 4.3% और दक्षिण कोरिया 4.2% तक अपने जीडीपी का इनोवेशन और रिसर्च पर खर्च करते हैं। तो इस पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे, 0.69। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत उच्चतर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए गठित किया गया 4 स्वतंत्र आयोगों का। 4 आयोग कौन कौन से हैं, इस पॉइंट को याद रखेंगे। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा विनियामक परिषद और दूसरा है राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद, तीसरा उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद और चौथा सामान्य शिक्षा परिषद। 4 तरह के आयोग घोषित किए गए हैं इस नई शिक्षा नीति के तहत। उच्चतर शिक्षा के अंतर्गत उत्पन्न किसी भी विवाद का निस्तारण करने के लिए नई शिक्षा नीति के अंतर्गत गठित संस्था है भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। ठीक है, अगला है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार यूनेस्को ने इतनी भारतीय भाषाओं को लुप्त प्राय घोषित किया है। तो 197 भाषाओं को
यूनेस्को ने कहा है कि ये लुप्तप्राय टाइप है, मतलब अब ये ख़त्म होने वाली हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 20 के अनुसार अनुवाद व विवेचना के लिए स्थापित संस्थान है तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन संस्थान जो है कि अनुवाद और विवेचना के लिए स्थापित किया गया है नई शिक्षा नीति के तहत। इसी के अंतर्गत प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक स्वायत्त निकाय के रूप में स्थापित किया जाएगा तो राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच। और इसमें मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल दिया गया है, नया नामकरण किया गया है और इसका नामकरण किया गया है शिक्षा मंत्रालय के नाम से। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नया नाम क्या होगा? तो शिक्षा मंत्रालय। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इसके निर्माण के लिए इनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। तो ये कस्तूरी रंजन थे जिनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखेंगे कि कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई थी ताकि नई शिक्षा का निर्माण हो सके, उस पर अपनी रिपोर्ट दे सकें। 23 जुलाई 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा आधारशिला रखी गई मणिपुर में जल आपूर्ति परियोजना की। 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को चालू घरेलू नल कलेक्शन भारत सरकार के इस मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाएगा। तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा 2024 तक सबको घरेलू नल कलेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें भारत जल मिशन के द्वारा। अगला पॉइंट देखते हैं। मणिपुर जलापूर्ति परियोजना का वित्त पोषण किया जाएगा तो न्यू डेवलपमेंट NBD द्वारा। 26 जून 2020 को लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान का शुभारंभ किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। ठीक है, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा वो आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान का शुरुआत किया गया है। तो फ्रेंड, इसको आप लोग अच्छे से करिएगा, बार बार रिवाइज करिए तभी चीज़ें आपको याद होंगी। ठीक है, कम से कम आप करंट अफेयर 3 बार नहीं पढ़ेंगे तो आप एग्जाम में जाके कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए आप लोग बार बार चीज़ों को रिवाइज करिए। नया चीज़ पढ़ने से बचने चाहिए लास्ट टाइम में, और नई चीज़ों को रिवाइज करना चाहिए। जो भी आप पढ़े हैं नई चीज़ें या पुरानी चीज़ें, उसको रिवाइज करना चाहिए, ना कि नई चीज़ें पढ़ना चाहिए। अगला है कोविड-19 के द्वारा उत्तर प्रदेश में प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार आरंभ की गई है तो आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया। कोविड-19 महामारी से उत्पन्न विषम परिस्थितियों में प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु घोषित की गई तो गरीब कल्याण रोजगार अभियान जो है कि शुरू किया गया है। गरीब कल्याण रोजगार अभियान कार्यक्रम की घोषणा प्रधानमंत्री संबोधन के दौरान किया तो मन की बात के दौरान घोषणा की। GKRK का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस संस्थान से आरंभ किया गया है तो तेलिहर ग्राम, जिला खगड़िया, बिहार से। ठीक है, तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत मन की बात से हुई है और इसका जो शुभारंभ हुआ है वो तेलिहर ग्राम, जिला खगड़िया, बिहार से हुआ है। GKR1 जो कि 125 दिवसीय अभियान था, 6 राज्यों के 116 जिलों में चलाया गया था। ठीक है, और उत्तर प्रदेश के जो जिले शामिल थे 31 जिले और बिहार के 12 जिले। ठीक है, ध्यान रखिए सॉरी, उत्तर प्रदेश के 31 जिले और बिहार के 12 जिले शामिल थे। ठीक है, सॉरी, 12 इसमें आकांक्षी जिले थे और 5 आकांक्षी जिले थे उत्तर प्रदेश के, और सबसे ज़्यादा जिलों की संख्या थी वो 32 थी, वो बिहार से लिया गया था। इस पॉइंट को भी याद ध्यान रखेंगे, सबसे ज़्यादा जिलों को शामिल किया गया था बिहार से GKRA में। GKRA के अंतर्गत टिकायों ग्रामीण बुनियादी ढांचे के लिए 50,000 करोड़ रुपये की धनराशि प्रस्तावित थी। 11 जून 2020 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी रैंकिंग का नाम है NIRF इंडिया रैंकिंग, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क। ठीक है, जिसमें पहला स्थान प्राप्त हुआ IIT मद्रास को। ठीक है, तो अटल इनोवेशन वाले रैंकिंग अलग थी फ्रेंड, ये ऑल इंडिया नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क अलग है, तो इसको ध्यान रखिएगा दोनों पॉइंट को। NIRF इंडिया रैंकिंग 2020 के फ्रेमवर्क के अंतर्गत संस्थानों का मूल्यांकन मानदंडों पर आधार है तो 5 इसमें मानदंड शामिल किए गए थे। शिक्षण अधिगमन, अनुसंधान, स्नातक परिणाम, पहुंच एवं समावेशता व सहकर्मी धारणा। NIRF इंडिया रैंकिंग 2020 में शीर्ष 10 में उत्तर प्रदेश के कौन संस्थान है तो IIT कानपुर व बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। और
विश्वविद्यालय श्रेणी में पहला स्थान मिला है भारतीय विज्ञान संस्था IISc बंगलुरु को पहला स्थान मिला है विश्वविद्यालय की श्रेणी में, और संस्थान की श्रेणी में IIT मद्रास को। इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। अगला है NIRF इंडिया रैंकिंग 2020 में प्रबंधन श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त किया, तो IIM अहमदाबाद ने मैनेजमेंट में पहला स्थान प्राप्त किया, और चिकित्सा की श्रेणी में एम्स नई दिल्ली को पहला स्थान मिला। ठीक है, ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखिएगा। पहली बार नई श्रेणी स्टार्ट की गई तो दांत चिकित्सा डेंटल जो चिकित्सा विद्यालय थे उनमें जो है कि नई श्रेणी स्टार्ट की गई है इसमें NIRF में, और जिसमें मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल कॉलेज को पहला स्थान मिला है। ठीक है, पहली बार शामिल हुआ और मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल कॉलेज नई दिल्ली को पहला स्थान इसमें मिला है डेंटल के क्षेत्र में। विधि के क्षेत्र में किसको मिला है फ्रेंड, तो ये है नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बंगलुरु को। अगला पॉइंट है NIRF इंडिया रैंकिंग में शैक्षणिक संस्थानों को शामिल की जाने वाली श्रेणियां हैं 8, जिसमें इंजीनियरिंग, चिकित्सा, वास्तुकला, कॉलेज, फार्मेसी, प्रबंधन, विधि व दंत चिकित्सा। तो इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। NIRF के अंदर 8 प्रकार की श्रेणियाँ होती हैं जो संस्थानें होती हैं, जिसमें इंजीनियरिंग, चिकित्सा, वास्तुकला, कॉलेज, फार्मेसी, प्रबंधन, विधि व दंत चिकित्सा। अगला पॉइंट है राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2019 भी जारी किया 7 जून को। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस भी मनाया जाता है 7 जून को। वह प्राधिकरण जिसने राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 19 भी जारी किया तो वह भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI द्वारा ये एक सूचकांक जारी किया गया, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक। तो राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 19-20 में प्रत्येक राज्य, छोटे राज्य, संघ राज्य क्षेत्र के निर्धारित 100 करण में बड़े राज्यों, छोटे राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों में शीर्ष स्थान प्राप्त करता रहे, क्रमशः गुजरात, गोवा और चंडीगढ़। तो गुजरात सबसे बड़े राज्यों में गुजरात पहले नंबर पर आया राज्य खाद्य सुरक्षा में, छोटे राज्यों में गोवा रहा और केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ रहा। इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 19-20 में न्यूनतम स्थान प्राप्त करने वाले क्रमशः छोटे, बड़े और संघ राज्य में शामिल हैं, तो झारखंड, मिजोरम, लक्षद्वीप। तो राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में सबसे बेहतर स्थान गुजरात का, सबसे न्यूनतम स्थान बड़े राज्यों में झारखंड का, छोटे राज्यों में सबसे बेहतर स्थान गोवा का, निम्न स्थान मिजोरम का, और केंद्र शासित प्रदेश में सबसे बेहतर स्थान चंडीगढ़ का और निम्न स्थान लक्षद्वीप का। 29 फरवरी 2020 को 12 महीनों के 1000 से अधिक महिलाओं एवं किशोरियों को कुपोषण की समस्या से मुक्ति दिलाने वाला अभियान कौन था, तो सुपोषित माँ अभियान। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। भामाशाह मंडी परिसर कोटा में सुपोषित माँ अभियान का जो है कि शुरुआत की गई थी। ठीक है, भामाशाह कहाँ पे है, राजस्थान में, और लोकसभा के अध्यक्ष जो ओम बिरला है उनके द्वारा एक बिल्कुल अलग ये उद्घाटन हुआ है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। सुपोषित माँ अभियान की शुरुआत लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया था। इस अभियान के अंतर्गत प्रदान किए जाएंगे संतुलित आहार की मात्रा जो होगी 17 किलो, गर्भवती महिलाओं को 17 किलो संतुलित आहार दिया जाएगा, और इसका लक्ष्य होंगी जो टारगेट में होंगी गर्भवती महिलाओं और किशोरियां होंगी। ठीक है, इनके लक्ष्य में सुपोषित माँ अभियान में। सुपोषित माँ अभियान का क्रियान्वयन किया जाएगा महिला एवं विकास मंत्रालय द्वारा। ठीक है, इस पॉइंट को भी आप लोग याद रखिएगा। सुपोषित माँ अभियान जो है कि किसके द्वारा कार्यान्वयन किया जाएगा इसका, तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। वर्ल्ड वाइड फंड वाटर रिस्क फिल्टर रिपोर्ट के अनुसार कितने भारतीय शहर तीव्र जल संकट का सामना कर रहे हैं, तो 30 ऐसे शहर हैं जिस वहाँ पे तीव्र जल संकट का सामना है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसको, इस पॉइंट को याद रखिएगा। द्वितीय सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक व डैशबोर्ड 19-20 जारी किया गया, तो नीति आयोग के द्वारा सूचकांक को संयुक्त से तैयार किया गया। नीति आयोग, सांख्यिकी व कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, संयुक्त राष्ट्र व ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट के संयुक्त सहयोग से। भारत का इसमें स्कोर रहा 60। SDG लक्ष्यों की संख्या 17 है, जबकि SDG सेकेंड 2 में शामिल है। SDG लक्ष्यों की संख्या 16 है। ठीक है, लक्ष्यों की संख्या 17 है और SDG सेकेंड में शामिल हैं, लक्ष्यों की संख्या 16 है। दोनों पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। SDG सेकेंड में कुल 16 लक्ष्यों के संदर्भ में राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रदर्शन को मापने का पैमाना होगा 0 से 100 के बीच। अगला पॉइंट है फ्रेंड, इसी में SDG सेकेंड में राज्यों की संयुक्त रैंकिंग में प्रथम व द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले राज्य हैं, तो केरल पहले स्थान पे है। इस पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे। और दूसरा स्थान हिमाचल प्रदेश का है।
ठीक है। उत्तर प्रदेश का जो परफॉर्मेंस की श्रेणी में आता है, इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। और रैंकिंग में 6 स्थानों को सुधार करने में 24वां स्थान प्राप्त करने में सफल रहा है। उत्तर प्रदेश का स्थान भी आप देख सकते हैं 24वां है, और इसकी श्रेणी जो है कि अच्छा प्रदर्शन परफॉर्मर में रही है। और पहला स्थान केरल को मिला है, दूसरा स्थान जो है कि हिमाचल प्रदेश को मिला है। ठीक है। तो SDG 20 में लक्ष्य प्राप्तकर्ता व आकांक्षी राज्यों की संख्या क्रमशः रही है। तो लक्ष्य प्राप्तकर्ता में कोई नहीं रहा है और आकांक्षी राज्यों में भी कोई नहीं रहा है। ठीक है, इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आए तो फिर कंफ्यूज मत होइएगा। अगला है मृत्यु दर अनुपात बुलेटिन का विशेष बुलेटिन 2015-17 जारी किया गया है नवंबर 2019 में। मातृ मृत्यु दर अनुपात बुलेटिन की अवधि में मातृ मृत्यु दर है 122 लाख जीवित जन्म पर। ठीक है, 1 लाख पे 122 मृत्यु दर है। ठीक है, मतलब 1 लाख अगर महिलाएं हैं तो 122 महिलाएं जो है कि उसमें मर जा रही हैं, ऐसा अनुपात है। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के अनुसार MMR को वर्ष 2020 तक करना है प्रति 1 लाख जीवित जन्म पर 100 हो जाए। ठीक से 122 से घटा के 100 करना है। MMR 2015-17 के अनुसार 15-17 की अवधि में उत्तर प्रदेश का MMR है 216 महिलाएं 1 लाख पे मर रही हैं। आप लोग इसको देख सकते हैं कितना भयंकर अनुपात है। अगला देखते हैं, 28 नवंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नवीन एवं नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया है। तो तीसरे वैश्विक नवीनकरणीय ऊर्जा निवेश बैठक और री इन्वेस्टमेंट 2020 के प्रदर्शनी का। ठीक है, तो री इन्वेस्टमेंट 2020 के प्रदर्शनी का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। इसका विषय था टिकाऊ ऊर्जा परिवर्तन के लिए नवाचार। टिकाऊ ऊर्जा परिवर्तन के लिए नवाचार। अगला है 25 नवंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई परियोजनाओं शिकायतों एवं कार्यक्रमों की समीक्षा की। तो 33वीं प्रगति बैठक के अंतर्गत। अगला पॉइंट देखते हैं, 19 नवंबर 2020 को वैश्विक व्यावसायिक रिश्वतखोरी जोखिम गतिविधियों पर ट्रेस द्वारा जारी रिपोर्ट ट्रेस ब्राइबरी रिस्क मैट्रिक्स में भारत का स्थान चौथा रहा, तो 17वां। तो फ्रेंड, ये घूसखोरी सूचकांक में आप देख सकते हैं भारत का 17वां रैंक है और इसका पॉइंट था 45। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। 11 से 22 नवंबर 2020 को मध्य दिल्ली हाट पीतमपुरा में आयोजित होने वाला कार्यक्रम है हुनर हाट। हुनर हाट कार्यक्रम का आयोजन अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा किया गया और इसका थीम था वोकल फॉर लोकल। इस पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे। हुनर हाट किससे संबंधित था, तो अल्पसंख्यक वर्गों से था। वोकल फॉर लोकल इसका थीम था, इसका पॉइंट ध्यान रखिएगा। और दिल्ली के पीतमपुरा में इसका उद्घाटन हुआ है। अगला है 15 नवंबर 2019 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा सिसेरी नदी पुल का उद्घाटन किया गया। नदी पुल स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। तो सिसेरी नदी कहाँ है फ्रेंड, तो अरुणाचल प्रदेश में। सिसेरी नदी पुल पर अरुणाचल प्रदेश जिस नदी घाटी में स्थित है, तो लोअर दिबांग घाटी में स्थित है ये नदी क्षेत्र। इसकी नदी पुल की लंबाई 200 मीटर की है। सिसेरी नदी पुल अरुणाचल प्रदेश की दिबांग घाटी को जोड़ेगा असम के सियांग जिले को। असम के सियांग जिले से अरुणाचल प्रदेश की दिबांग घाटी को सिसेरी नदी पुल के द्वारा जोड़ा जाएगा। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। सिसेरी नदी पुल का निर्माण सीमा संगठन बोर्ड BRO द्वारा इस परियोजना के अंतर्गत किया गया है। तो ब्रह्मांक परियोजना के अंतर्गत सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 नवंबर 2020 को वर्चुअल माध्यम से अध्यक्षता की वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टमेंट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की। 5 नवंबर 2020 को ऑस्ट्रेलिया की वेस्टर्न यूनिवर्सिटी सिडनी के सहयोग से अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान एम्स द्वारा आयोजित सेमिनार का विषय था मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग और आयुर्वेद औषधि। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। इसमें ऑस्ट्रेलिया की वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी थी और भारत का एम्स था, मिल के मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग और आयुर्वेद पे एक विषय से संबंधित सेमिनार आयोजित किए थे। अगला है राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है 31 अक्टूबर 2020 को। ठीक है, वल्लभ भाई का उस दिन जन्म दिवस है। 30 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बाल पोषण पार्क का उद्घाटन किया गया। तो केवड़िया अहमदाबाद में। बाल पोषण पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो अहमदाबाद गुजरात में। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा समुद्री विमान सेवा का उद्घाटन किया गया है केवड़िया अहमदाबाद में। ठीक है, और तथा साबरमती रिवर फ्रंट के बीच में। ठीक है, दोनों के बीच में किया गया समुद्री विमान सेवा का उद्घाटन। ठीक है, समुद्री विमान मतलब ये पानी के ऊपर जहाजें चलेंगी।
उड़ेंगी कह सकते हैं पानी के ऊपर। सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2020 मनाया गया 27 अक्टूबर को। सतर्कता जागरूकता सप्ताह उस सप्ताह के दौरान मनाया जाता है जिस दिन जन्मदिन होता है सरदार वल्लभ भाई पटेल का। तो इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। सतर्कता जागरूकता सप्ताह सरदार वल्लभ भाई के पटेल के जो सप्ताह पड़ता है उसमें मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा और साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबा लीजिएगा ताकि ऐसे अपडेट्स आपको मिलते रहें। नागरिक भागीदारी के माध्यम से सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी व सत्यनिष्ठा को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। तो सतर्कता जागरूकता सप्ताह 23 अक्टूबर 2020 को भारत को 35 वर्ष बाद संचालक मंडल की अध्यक्षता मिली है। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की, ठीक है, 35 वर्षों बाद अध्यक्षता मिली है भारत को ILO की। ILO को ध्यान में रखिएगा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। 35 सालों के बाद भारत इसकी संचालन समिति का अध्यक्ष होगा। 19 अक्टूबर 2020 को नीति आयोग ने एक फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज क्लाउड्स इनोवेशन सेंटर की स्थापना की। कहाँ पे? तो अमेजन वेब सर्विसेज के सहयोग से। ठीक है, एक क्लाउड इनोवेशन सेंटर की शुरुआत करेगा कौन? नीति आयोग, अमेजन की सहायता से। अगला पॉइंट है 2 दिवसीय चतुर्थ भारतीय कृषि दृष्टिकोण फोरम का वेबिनार के माध्यम से उद्घाटन किया गया 15 अक्टूबर 2020 को। वह योजना जिसे 14 अक्टूबर 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विश्व बैंक की सहायता से कार्यान्वित करने की मंजूरी दी हो, तो स्टार्स परियोजना को। इस परियोजना को आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट परियोजना है, इससे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो स्टार्स क्या है? स्ट्रेंथिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स। ठीक है, स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए है और इसमें टीचर्स और स्टूडेंट दोनों शामिल होंगे। स्टार्स परियोजना शुरुआत में 6 राज्यों में लागू की जाएगी। इसमें उड़ीसा होगा, केरल होगा, मध्य प्रदेश होगा, हिमाचल प्रदेश होगा, राजस्थान होगा और महाराष्ट्र होगा। ठीक है, अगला पॉइंट है 12 अक्टूबर 2020 को व्यवहारिक कृत्रिम शिक्षा केंद्र की स्थापना की जाएगी हैदराबाद में। व्यवहारिक कृत्रिम शिक्षा की केंद्र की स्थापना हैदराबाद में की जाएगी। अगला पॉइंट है 7 अक्टूबर 2020 को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय व मेलबोर्न विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय था। तो अभी हम लोग देखे थे मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित विषय था जो कोविड-19 से रिलेटेड था। 5 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस विषय पर आयोजित 5 दिवसीय वैश्विक वर्चुअल शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। तो सामाजिक अधिकार प्रदान करने के लिए जिम्मेदार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक सम्मेलन हुआ जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली माध्यम से किया। अगला पॉइंट है भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा जारी नीति आयोग के अटल नवाचार मिशन के साथ मिलकर 2 अक्टूबर 2020 को महात्मा गांधी की 151वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम का विषय क्या था? तो स्कूली बच्चों के लिए नागरिकों के कर्तव्य, शिक्षा के लिए विशिष्टता के लिए प्रयास, वैज्ञानिक सोच व विकास अवसरों का लाभ। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देखते हैं 29 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अपनी तरह का प्रथम संग्रहालय गंगा अवलोकन का शुभारंभ किया गया। तो हरिद्वार में पहला संग्रहालय गंगा को अवलोकन का किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। तो इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा, गंगा अवलोकन संग्रहालय का उद्घाटन हरिद्वार में हुआ है। अमित शाह द्वारा 27 सितंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 महोत्सव का जो है कि उद्घाटन किया गया। इसका थीम था द इमर्जिंग डिलाइटफुल डेस्टिनेशंस, द इमर्जिंग डिलाइटफुल डेस्टिनेशन। अंतर्राष्ट्रीय टेक्सटाइल एवं अप्रैल फेयर वस्त्र 2020 के 7वें संस्करण का आयोजन वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर किया गया सितंबर में। यह कार्यक्रम जो है कि जयपुर में आयोजित हुआ। तो इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा, जयपुर में अंतर्राष्ट्रीय टेक्सटाइल एवं अप्रैल फेयर वस्त्र 2020 कार्यक्रम आयोजित हुआ है। कहाँ पे? जयपुर में, वर्चुअली माध्यम से। ठीक है फ्रेंड्स, अगला पॉइंट देखते हैं 25 नवंबर 2020 को कोविड-19 के संबंध के प्रबंधन का प्रयास, भारत के राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों के प्रयास। ठीक है, रिपोर्ट जारी की गई है नीति आयोग के द्वारा। विश्व आर्थिक मंच द्वारा विश्व के 22 देशों के 36 स्मार्ट सिटी बनाने के लिए रोड मैप बनाने के लिए भारत के 4 शहरों को चुना गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। 4 शहर कौन कौन से हैं भारत के? तो बेंगलुरु है, हैदराबाद है, इंदौर और है फरीदाबाद। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। और ये 4 जो है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा स्मार्ट सिटी को और बेहतर वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए और उसको बढ़िया बनाने के लिए
उसमें सहायता दी जाएगी फाइनेंशियली और टेक्नोलॉजी रूप से भी। 9 नवंबर 2020 को आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा वेबिनार माध्यम से आयोजित किया जाएगा 13वां अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन। 13वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन का मुख्य विषय था शहरी गतिशीलता की उभरती प्रवृत्तियाँ। ठीक है। 5 नवंबर 2020 को उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू द्वारा वर्चुअल माध्यम से तेलुगु भाषा के जिस साहित्यिक कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया तो अंतर्राष्ट्रीय शतावधानम कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। अगला है 4 नवंबर 2020 को सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा भारत में टीवी रेटिंग एजेंसियों पर दिशा निर्देश की समीक्षा हेतु किसकी अध्यक्षता में समिति गठित की है? तो ये हैं शशि शेखर वेम्पति। शशि शेखर वेम्पति की अध्यक्षता में टीवी प्रसार की जो भी रेटिंग एजेंसियां हैं उनमें जो क्या सुधार या क्या बदलाव होना चाहिए उसके लिए समिति गठित की गई थी। इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। 32 अक्टूबर 2020 को रेल मंत्रालय के अधीन रेलवे सुरक्षा बल में महिला यात्रियों के लिए जिस सुरक्षा पहल की शुरुआत की गई है तो इम्पोर्टेंट फ्रेंड है पॉइंट मेरी सहेली नाम से महिलाओं की सुरक्षा के लिए रेलवे ने एक कार्यक्रम की शुरुआत की है। 5 अक्टूबर 2020 को भारतीय थल सेना प्रमुख MN रनवाने की म्यांमार यात्रा के दौरान भारत ने म्यांमार को कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में प्रदान किया रेमडेसिविर दवा की 3000 शीशियाँ। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, म्यांमार को रेमडेसिविर दवा की 3000 शीशियाँ दे दी गई हैं। अगला है 66वां वन्य जीव सप्ताह मनाया गया है तो उसे 8 अक्टूबर 2020 के दौरान इसका थीम रखा गया ROR रोर। वन्य जीव सप्ताह का थीम क्या है? रोर एंड रिव्यू एक्सप्लोरिंग ह्यूमन एनिमल रिलेशनशिप। वह केंद्र शासित प्रदेश जहां 2 दिसंबर 2020 को विविधता के संरक्षण और विस्तार के लिए जैव विविधता परिषद की स्थापना की गई तो जम्मू कश्मीर में। इसमें 10 सदस्य होंगे, 5 पदेन होंगे और 5 जो है गैर आधिकारिक होंगे। भारत में जैव विविधता अधिनियम 2002 को लागू करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना 2003 में की गई। ठीक है, तो राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? तो 2003 में। और जैव विविधता अधिनियम कब आया था? तो 2002 में। दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखिएगा। भारत में राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने इस राज्य में आर्द्र भूमियों को संरक्षण प्रदान करने हेतु निर्देशित किया है तो राजस्थान राज्य की 2 आर्द्र भूमियाँ जो रामसर अधिसमय के अंतर्गत आती हैं तो हैं केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और सांबर झील। तो दोनों को आप याद रखेंगे, चर्चा में है। कहाँ पे है? राजस्थान में है। दोनों वेटलैंड हैं, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और सांबर झील। अगला पॉइंट है 5 फरवरी 2020 को भारत सरकार द्वारा प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के गठन को। मोदी जी द्वारा अयोध्या में प्रस्तावित राम मंदिर के निर्माण हेतु भूमि पूजन किया गया 5 अगस्त 2020 को। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ न्यास क्षेत्र में सदस्यों की संख्या होगी 15। तो ये 2-3 पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, 5 अगस्त को भूमि पूजन हुआ और इसमें जो न्यास में सदस्य संख्या 15 होगी जिसमें सदैव एक दलित समाज से होगा। और इसका अध्यक्ष कौन है? तो महंत नृत्य गोपाल दास। ठीक है, महंत नृत्य गोपाल दास को इस 15 सदस्यीय समिति का या न्यास का अध्यक्ष बनाया गया है। केंद्र सरकार द्वारा मंदिर निर्माण समिति का अध्यक्ष बनाया गया प्रधानमंत्री के पूर्व प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्र को। ठीक है, तो मंदिर निर्माण समिति की बात हो रही है, न्यास की बात नहीं हो रही है। तो मंदिर निर्माण समिति का अध्यक्ष पूर्व प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्र को बनाया गया। तो इस पॉइंट को भी आप लोग याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये वीडियो कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और साथ ही सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहाँ पे PDF अवेलेबल है सारी वीडियोज़ के। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।